घर वापसी पर आकर खत्म हुआ सचिन पायलट का विवाद। कल राहुल और प्रियंका से हुई थी मुलाकात। कहा पार्टी ने सभी मुद्दों का हल निकालने का दिया है आश्वासन। गुरुवार को हो सकता है विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान। 13 अगस्त को सचिवालय में होगी मनोहर कैबिनेट की अहम बैठक। गठबंधन सरकार में चरम पर है बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने साधा सरकार पर निशाना। घोटालों को लेकर गुरुवार को प्रदेश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। प्रदेश की कमान संभालने के लिए जिक्र हो रहा था कि कौन हो सकता है, तब वहां पर एक नाम सामने आया, वो थे ओम प्रकाश धनखड़। और अब प्रदेश में पार्टी की ना सिर्फ वो कमान संभाल रहे बल्कि अपने अनुभव के साथ साथ वो राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि उनका एक लंबा इतिहास पार्टी में, संगठन में इसको लेकर भी रहा है। हमारे साथ खुद इस वक्त ओपी धनखड़ साहब मौजूद है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। धनखड़ साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। धनखड़ साहब, एक बार फिर से इंडिया न्यूज हरियाणा की तरफ से आपको जो दायित्व मिला है उसके लिए शुभकामना। और पहला मेरा सवाल यही कि जितना हम जानते हैं आपको, आप लगातार पार्टी में कोई भी जिम्मेदारी रहती है, सरकार में जब आप थे तब उस वक्त में अपनी भूमिका मंत्री के तौर पर निभा रहे थे, और अब जो जिम्मेदारी मिली है उसमें भी आप उतने ही सक्रियता बढ़ा चुके हैं और लगातार तमाम लोगों से, तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी हो रही है और पार्टी को मजबूत भी कर रहे हैं। पहले आपका आभार, धन्यवाद। और जैसे आप मेरे से सुपरिचित हैं जी, और मेरी कार्यशैली से भी सुपरिचित हैं, जब मुझे कोई दायित्व मिलता है तो मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास करता हूं। और नया दायित्व मिलते ही मैंने विधायक दल की बैठक, उसके बाद प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक, जिला अध्यक्षों की बैठक और अब मंडल अध्यक्षों की बैठक मेरी चल रही है। 10 जिलों की हो गई है। कल हिसार में 2 बैठकें लेने वाला हूं और परसों पंचकुला में, हरियाणा में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक हैं, मंडल हैं, उनके अध्यक्षों से सीधी वार्ता कर रहा हूँ जी। इस बीच में पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं, उसके साथ साथ किसानों के बीच में जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनकी भी एक कार्यशाला हमने की है जी। जो 3 अध्यादेश मोदी जी लेकर आए हैं किसानों को आर्थिक आज़ादी देने के लिए, उस पर मंथन करके और उनको दिशा दी है कि ये अध्यादेश किसानों के हक में है। बाकी बहुत सारे लोग झूठ बोल रहे हैं कि मंडी बंद हो जाएगी, एमएसपी बंद हो जाएगा। ना मंडी बंद होगी, ना एमएसपी बंद होगा। ये तो थोड़े से किसान जो डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं उनको एक अलग रास्ता दिया है। चलिए, आपने एक ही सवाल में कई आयाम छू लिए, यानी कई जवाब आप दे दिए कि आपको जो जिम्मेदारी मिली है वो भी आप निभा रहे हैं और साथ में अध्यादेश का भी आपने जिक्र कर दिया कि कौन उस पर सच बोल रहा, कौन झूठ बोल रहा, और सरकार ने जो अध्यादेश लाने का काम किया उसकी नीति क्या है, उसका मकसद क्या है। अब यहां पर उन सवालों की तरफ मैं बढ़ूंगा। जब जिम्मेदारी आपको मिली तो पहली ही आपके सामने चुनौती है, और वो चुनौती है बड़ौदा उपचुनाव। क्या उसको आप चुनौती मानकर चल रहे हैं? जो आपकी पार्टी हमेशा कहती है कि छोटा हो या बड़ा चुनाव, कोई भी चुनाव हमारे लिए चुनाव होता है, तो उस नीति पर ही आप आगे चल रहे हैं, या आपको लगता है कि सामान्य है परिस्थितियां भी? देखिए, चुनौती तब होती है कि वो सीट आपके पास थी, आप रिपीट करके आओ तो चुनौती होती है। ये चुनौती इसलिए सबसे पहले हुड्डा साहब के लिए है। वो सीट कांग्रेस के पास थी, उनके बहुत ही निकट के श्री कृष्ण हुड्डा जी वहाँ से विधायक थे, उनके देहांत से, उनके परलोक गमन से खाली हुई है। सबसे पहले चैलेंज अगर है तो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और कांग्रेस के लिए है कि वो अपनी सीट को बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते। उनका लिटमस टेस्ट है। हमारे लिए ये एक अवसर है, जैसे जींद की सीट लोकदल की थी, वो उनके लिए चैलेंज था, हमारे लिए अवसर था। हमारे लिए एक अवसर है, इस अवसर को हम उपलब्धि में बदलेंगे, क्योंकि बड़ौदा के लोग विकास चाहते हैं और विकास के अभिमुखी वो हो रहे हैं। हुड्डा साहब ने केवल उनको नारे दिए, अड़ोस पड़ोस की बातें कही, लेकिन कुछ विकास नहीं किया, और इसके कारण से लोगों की मंशा अब विकास की है।
सरकार के साथ चलने की है। चलिए, लोगों की मंशा सरकार के साथ चलने की है और विकास उसका मूल मंत्र है जो आपकी पार्टी कहती है, आपकी सरकार करती है। लेकिन धनखड़ साहब, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। 75 पार का नारा, वो नारा तो नहीं पूरा हुआ और उसमें चूंकि जनता ने आपका साथ उस वक्त नहीं दिया, या फिर कहें कि उस पूरे नारे को पूरी तरह से आप लोग पूरा नहीं कर पाए और आपको भी हार का सामना करना पड़ा। हार जीत लगी रहती है, ये राजनीति है, लेकिन आप दिग्गजों में आते हैं तो आपको लगता है कि एक वो भी अपने आप में आपके लिए भी चुनौती है और प्लस उसके साथ अब पार्टी को फिर से मजबूत करना है अलग तरीके से, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियां जो हैं उसमें सरकार तो आपकी अच्छी चल रही, लेकिन अकेली सरकार नहीं है। अब वो जिम्मेदारी पार्टी स्तर पर आपकी है, वो बोझ महसूस होता है या आपको लगता है कि नहीं, एक नया टास्क मिला है और अच्छे तरीके से करके दिखाएंगे? देखिए, हर राज्य का अपना एक पैटर्न है। राजनीति को समझने के लिए हमने राज्यों के पैटर्न को समझना पड़ेगा। जी, हिमाचल है, हर 5 साल में सरकार बदल देता है। बीजेपी बहुत सालों से है लेकिन हर 5 साल में बदल जाती है। राजस्थान है, हर 5 साल में बदल देता है। मध्य प्रदेश है, 15 साल चलाता है, 20 साल चलाता है। जी, गुजरात है, एक ही सरकार को 30 साल चलाता है। ऐसा पैटर्न पहले बंगाल में भी रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी के समय लंबी सरकार चलाना। इसलिए मनोहर 1 से मनोहर 2 का रिपीट होना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऐसा एक बार हुड्डा साहब के साथ भी हुआ था, नहीं तो सामान्यतः सरकारें हरियाणा में बदल जाती जी, तो सरकार रिपीट होना ही हरियाणा में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरी जो अभी की बात आप कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो वातावरण है, मुझे इसमें से पूरा भरोसा है कि सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, 2000 स्थानों पर खरीद, जैसे कि किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंचाने का काम किया। ऐसे सरकार जिस तरह से कोरोना से जितने अच्छे से निपट रही है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके कारण से लोग ये मान रहे हैं कि ये सरकार काम करने वाली सरकार है। कोरोना टाइम में भी चाहे मजदूरों का विषय हो, चाहे बाकी लोगों का विषय हो, अच्छे से संभालने का काम किया है। तो उस नाते से एक भरोसा जीता है सरकार ने। और मैं ये सवाल भूपेंद्र जी हुड्डा के लिए छोड़ रहा हूँ कि 10 सालों में वो 10 आइकॉनिक काम बड़ौदा में नहीं गिना पाते हैं जी। और जो है अभी 2 कॉलेज बड़ौदा में सरकार ने तुरंत दे दिए हैं, बड़ौदा और भैंसवाल में। जो भी वहाँ के विकास के काम आ रहे हैं उनको तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी मिली है 6 साल के बाद बड़ौदा वालों को कि भाई वो सरकार के साथ जुड़ के इलाके का विकास करा ले में। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लोगों का मन, लोगों का जनादेश इस रास्ते पर आएगा कि वो उसके साथ जाएंगे। धनखड़ साहब, आपने जैसा जिक्र किया और मुझे याद है कि आपकी बड़ी भूमिका भी रही है पहाड़ में बीजेपी को मजबूत करना, सरकार तक में पहुंचाना। आपने हिमाचल का जिक्र किया, उसके अलावा आपने राजस्थान का जिक्र किया और फिर कहा कि एमपी का ये पैटर्न है, इन राज्यों का ये पैटर्न, और हरियाणा का भी एक पैटर्न हुआ करता था कि आमतौर पर सरकारें 5 साल में बदलती थी। लेकिन अगर हम पिछले सालों की बात करें तो 10 साल और अब आपके 10 साल, यानी एक सरकार बन चुकी और दूसरी सरकार चल रही है, तो 10-10 साल वालों पैटर्न, कहीं वो पैटर्न ही तो नहीं चलता रहेगा, या अब एक नया पैटर्न बनाएगी बीजेपी आपके नेतृत्व में? हम एक बात को बिल्कुल साफ तरह से समझते हैं। देखिए, हम बिल्कुल, मैं उस सारी लड़ाई की यात्रा का यात्री रहा हूं, उस संघर्ष का साथी रहा हूं। हम पहले थोड़ी सीटें लड़ते थे, 17-18 सीटें लड़ते थे, फिर हम 25 पर पहुंचे, 25 से हम 50-50 पर आए। एक बार 35 की बात हुई, 35 से 29 लड़े, फिर 50 की बात आई, फिर 50 वाला समझौता छोड़कर पूरे लड़े और 47 पर गए। तो अब मेरे सामने चुनौती यही है कि हमारा संगठनात्मक आधार और सभी जातियों में जन समर्थन बढ़े, जिस प्रकार का गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है। स्थायी जन समर्थन सभी वर्गों में से आए और पार्टी के कैडर का विस्तार हो, इसी के लिए मुझे काम करना है। जी, चलिए, और इस काम को आप बखूबी करेंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद भी है। और आपका इतिहास रहा भी है राजनीति का, और सिर्फ आप पार्टी स्तर पर नहीं बल्कि संगठन स्तर पर, या फिर कहें आरएसएस से भी आपका जब लंबे समय तक जुड़ाव रहा, तो तमाम संगठनों ने आप में बहुत अच्छा काम भी किया। और शायद यही वजह है कि आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। एक जिम्मेदारी आपको सौंपी गई थी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दौर में नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया और पूरे देश से जो लोहा का कलेक्शन हो रहा था तो उसमें आप वो भूमिका निभा रहे थे।
यहां पर अब आपको ना सिर्फ हरियाणा बल्कि हरियाणा के साथ साथ पार्टी को और कहां-कहां कैसे मजबूत करना है उसमें भी आपसे सुझाव लिए जा रहे होंगे। प्रदेश का तो आपके पास कमान है ही, उसकी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी आपकी पकड़ है और आप बखूबी उन शीर्ष नेताओं के करीबी भी हैं, तो वो भूमिका भी निभाएंगे और निभाने की कोशिश हो रही है। देखिए, मेरा एक लंबा समय रहा है 10 वर्षों तक किसान मोर्चा में काम करने का। जी। किसानों के मुद्दे पर पार्टी भी ये मानती है कि जो मेरी जानकारी है या जो अनुभव है वो मेरे से साझा करते हैं, हमारे केंद्रीय लोग भी साझा करते हैं। मैं आभारी हूँ हमारे केंद्रीय नेतृत्व का। अभी कृषि मंत्रालय आदरणीय तोमर जी के पास, कैलाश चौधरी के पास, वहाँ पशुपालन मंत्रालय गिरिराज जी के पास और संजीव बालन जी के पास लगातार हम ऐसे विषयों पर अपने विचारों को साझा करते हैं जो देश भर के किसानों के पक्ष में हैं, देश भर के पशुपालकों के पक्ष में हैं। और इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो मेरा जो लंबा समय साथ काम करने का रहा है उसके कारण से ये निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि एक लंबे सानिध्य के कारण किसानों की समस्याओं को समझने वाले विद्यार्थी के रूप में मैं हूँ। लेकिन तब मैं एक सेक्शन में काम करता था, अब मुझे पूरे हरियाणा के सभी वर्गों में काम करना है, उद्योगपतियों में भी काम करना है, व्यापारियों में भी काम करना है, मजदूरों में भी काम करना है, पिछड़ों में, दलितों में, किसानों में, सब में काम करना है। यहाँ क्षेत्र का जो है सामाजिक वर्गों की दृष्टि से व्याप बढ़ गया है, वहाँ ज्योग्राफिकली व्याप ज़्यादा था जी। तो इसलिए सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हुए पार्टी के साथ पार्टी को और मजबूत करना यहाँ एक उस नाते से दायित्व तो मिला है। जिस विषय में एक विद्यार्थी के रूप में मैं एक काम करता रहा हूँ, निश्चित रूप से वो सहभागिता अन्य राज्यों के भी मेरे साथी, बहुत सारे राज्यों में मेरे साथी मंत्री हैं, बहुत सारे मुद्दों पर सलाह करते रहते हैं, अपनी जानकारियाँ भी भेजते रहते हैं कि हमने ये अच्छा किया है, ये अभी अच्छा किया है। तो आज भी मुझे कई अच्छी जानकारियाँ मिली हैं, मैं आने वाले वक्त में आपके साथ साझा करूँगा। जी बिल्कुल। अब यहाँ पर चूंकि आप किसानों का जिक्र बार बार कर रहे हैं और अपने आप को देखिए, आप अभी भी मानते हैं कि उस विषय में, उस क्षेत्र में आप विद्यार्थी के तौर पर अध्ययन भी करते रहे और सीख भी देते रहे। आपको नेतृत्व भी किसान मोर्चा का दिया गया, बहुत अच्छे से आपने उस नेतृत्व को उस दौर में भी संभाला। आज उस पर मैं आऊं उसके पहले एक सवाल मेरा ये कि आप भूगोल पढ़ाते रहे और राजनीति का इतिहास बड़ा लंबा है, मौजूदा परिस्थितियां और भविष्य में जो चुनौतियां हैं राजनीति की, उसमें इतिहास भूगोल दोनों बदलता दिख रहा है। आपकी नई रणनीति उस पर क्या होगी हरियाणा के लिए? देखिए, सिनेरियो बदल रहा है और सिनेरियो बदलने में आप कह सकते हो कि सबसे बड़ा सिनेरियो जो बदल रहा है वो तो एक तो कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके वो देश भर में बदल रहा है और एक भरोसा वहां पर कम हो रहा है। कांग्रेस में एक संकट उत्पन्न हुआ है, एक अच्छा प्रतिपक्षी दल कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है, उसकी संभावनाएं कमजोर हो रही हैं। ये केवल मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के लोग भी कहते हैं। और उस कारण से जो 2 दलीय राजनीति थी उसमें से एक दल कमजोर हो रहा है, उसका एक असर है। लेकिन केवल दलीय राजनीति के अतिरिक्त भी जो चैलेंज है वो हमेशा बदलते रहते हैं और हमारे यहाँ के भी चैलेंज है। हमारा खेती किसानी के क्षेत्र में भी चैलेंज है, अंडरग्राउंड वाटर का नीचे जाना, जोत का छोटा होना, कई सारे चैलेंजेस यहाँ पर भी हैं। और जो हम जिस रास्ते को आगे लेकर चले हैं कि भाई किस तरह से हमारे किसान की आमदनी 2022 तक डबल करनी है जी। पीएम किसान निधि के कल ही हमको जो है प्रधानमंत्री जी ने परसों जो है बटन दबाकर जो है वो 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपया जो दिया है जी। और ढांचागत विकास जो मार्केट का करने के लिए, जिसकी बार बार मैं यह मांग करता था कि आप सड़क का पैसा देते हो, आप रेल का पैसा देते हो, लेकिन किसान का ढांचा खड़ा होना चाहिए मार्केटिंग के लिए। एनसीआर क्षेत्र में 1 लाख करोड़ देश को दिया है, मुझे लगता है एक अच्छी हैंडसम अमाउंट हमको भी यहाँ मिलेगा। और जो पेरी अर्बन एग्रीकल्चर का हमारा सपना था उसको हम पूरा कर पाएंगे, पूरे हरियाणा को एक ऐसे मार्केट के हब में बदल पाएंगे जो एनसीआर के लिए अपनी सर्विस दे। तो ये प्रतिदिन चीज़ें बदलती हैं, सिनेरियो बदलता है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, पॉलिटिकल सिनेरियो भी बदलता है। उसके साथ साथ जो चुनौतियां आर्थिक क्षेत्र की हैं और सामाजिक क्षेत्र की हैं वो भी नई नई खड़ी होती हैं और उनके उत्तर खोजने होते हैं। इसलिए पानी के विषय का भी समाधान खोजना होगा। मुझे लग रहा है कि SYL का जो 3 सप्ताह का समय मिला था
अगर पॉलिटिकल विल कैप्टन रविंद्र जी दिखाकर 19 लाख एकड़ फुट पानी हमारा देते हैं तो निश्चित रूप से बड़े भाई की तरह हमको उनके प्रति आदर भी उत्पन्न होगा और हरियाणा के हक का पानी मिलेगा। तो इस नाते से अभी उनके पास एक अवसर है बड़े भाई के जो है वो दिखाने का और पॉलिटिकल विल शो करने का। तो आपके माध्यम से उनको भी मैं अपील कर रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने आपको एक अवसर दिया है, आप उसमें से देने वाले हैं, एक तरह से हम लेने वाले हैं, इसलिए आपके ही हाथ में है, हक हमारा है, हमारा हक मिलना ही चाहिए। धनखड़ साहब, आप कह रहे हैं कि कैप्टन साहब बड़े भाई की भूमिका निभाएं, एसवाईएल पर वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। पानी और एसवाईएल तो पता नहीं कब होगा, क्या होगा नहीं पता, लेकिन एक चीज जिसका आपने शुरुआती दौर में ही कहा कितना उचित कदम है, अध्यादेश हम लेकर आए और उसके लिए क्या मंशा थी और उससे लाभ कितना मिलेगा, वो चाहे कैप्टन अमरिंदर हो, वो भी लगातार विरोध कर रहे हैं और कई तरह की चीजें गिना रहे हैं कि इससे ये घाटा होगा, मंडियां समाप्त हो जाएंगी। आप प्रदेश में देख लीजिए, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन तमाम लोगों ने इनका विरोध किया और अब कांग्रेस विरोध के नाते धरना प्रदर्शन भी करने वाली है 2 दिन के बाद। तो इन तमाम चीजों को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपकी प्रदेश की सरकार, आपकी केंद्र की सरकार और आपकी पार्टी उन मुद्दों को सुलझा रही है और खासतौर से गरीब तबका, किसान, उनके लिए, और कांग्रेस कह रही है कि ये सब छलावा है। जो एक झूठ बोल रहे हैं, 1% से भी कम किसान हैं जो अभी डायरेक्ट मार्केटिंग में आएंगे। 99% किसान वो मंडी में अभी भी जाएगा, सरकारी खरीद सारी मंडी में होगी, एमएसपी भी ऐसे ही घोषित होगा। ये 3 कानून केवल उन लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए हैं जो अपना माल सीधा बेचना चाहते हैं जी। उनको एक आर्थिक आज़ादी दी है। आने वाले सालों में हो सकता है कि 1% के 2%, 3%, 4% पहुंच जाए, लेकिन बड़ी संख्या अभी भी मंडी में जाने वाली है और एमएसपी ऐसे ही रहने वाला है और सरकारी खरीद भी मंडियों में होने वाली है। और सरकारी खरीद मंडियों में इसलिए होने वाली है कि मंडी में सरकार टैक्स लगा के रखेगी, बाहर मार्केट फीस 0 हो गई है, तो सरकार को भी कोई आमदनी होने वाली है वो मंडी से ही होने वाली है। इसलिए सरकारी खरीद, मोटी खरीद तो सरकारी खरीद ही होती है। सरकार का 1000 करोड़ की फीस मंडियों में से ही आती है। 300 करोड़ रुपए की फीस जो है 300 प्लस 600 करोड़ बासमती से आती है, वो भी मंडी में ही ज्यादातर खरीदा जाएगा। कपास की आती है कोई 100 प्लस 100 200 करोड़ पीस। तो इसलिए आज भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, सभी मंडी वालों को भी, कि मंडी ऐसे ही चलेंगी, एमएसपी ऐसे ही रहेगा। ये तो केवल 1-2% किसान जो डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहता है, या मान लो कोई रिलायंस वाला मेरी गाजर सीधी खरीदनी चाहता है, मेरे टमाटर सीधे खरीदना चाहता है, हमारे जज्जर में अमरूद होते हैं, कोई बिग बास्केट वाला सीधे हमारे बाग से ठेका करना चाहता है, या किसान ट्रॉली में अपना प्याज बेचना चाहता है, ये उनके अधिकारों को सुरक्षित बनाने के लिए कानून बनाया है। पिछली व्यवस्था पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये किसान के हक में एक सुधार है, पहले की व्यवस्थाएं जो की त्यों रहेगी। इसलिए कोई भी प्रतिपक्षी दल इस नाते से किसानों को गुमराह ना करे। झूठ के आधार पर राजनीति बहुत दूर नहीं जाया करती है। धनखड़ साहब, अध्यादेश को ही लेकर एक सवाल और मैं कर रहा हूं, मैंने पहले भी जिक्र किया और आपने उसका जवाब भी दिया। आखिर क्यों ये भ्रम फैलाया जा रहा है, या आपको लगता है कि अगर आपने अच्छा किया तो वो सही तौर पर सरकार मैसेज डिलीवर नहीं कर पा रही है और इस वजह से कोई भ्रम फैलाने का मौका ढूंढ रहा? ऐसा है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि गलत परसेप्शन बनाने से वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं जी। लेकिन आज जितना बड़ा मीडिया की पहुंच हो गई है, सोशल मीडिया की पहुंच हो गई है, लोग तथ्यों को जानने और समझने लगे हैं, वो जमाना चला गया है। एक जमाना था जब ऐसी ऐसी झूठ बोली जाती थी कि भाखड़ा डैम में जो है पानी में से बिजली निकाल ली जाती है, ये पानी फोका पानी है, ये पानी छाछ जैसा पानी है, इसलिए लड़कों के चेहरों पर रौनक नहीं है। ये ऐसी ही झूठ बोल रहे हैं प्रतिपक्षी लोग। मंडी यों की यों रहेंगी, एमएसपी यों का यों रहेगा, सरकारी खरीदें वही होंगी। ये केवल उनके अधिकार सुरक्षित किए गए हैं जो डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं थोड़े से किसान। धनखड़ साहब, चलिए ये सब चीजें चलती रहेंगी और आप लोग राजनेता के तौर पर और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, पार्टी में अपने कार्यकर्ता के तौर पर इनका जवाब देते भी रहेंगे। अब सवाल यहां पर यह है कि मौजूदा दौर में आप खुद किसको चुनौती के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि जो एक मुख्य विपक्षी दल जो कि राष्ट्रीय दल है उसकी स्थिति को आप अपने तरह से समझ रहे हो और समझा भी रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमें कम आंका जा रहा है।
अब आपकी जिम्मेदारी पार्टी को भी मजबूत करने की है। आपको प्रदेश के अंदर कुछ चुनौती दिख रही है, क्योंकि दावा भी हो रहा है कि परिवर्तन होगा, बड़ा होगा, और लगातार आपको घेरने की कोशिश हो रही है, यानी सरकार को भ्रष्टाचार से लेकर तमाम तरह के गंभीरतम आरोप लगाए जा रहे हैं और उसको लेकर प्रदर्शन भी होने वाला है। देखिए, हमारे कई प्रतिपक्षी ऐसे दल हैं जो बारिश आने के बाद छाता निकाल के आते हैं, पहले छाता नहीं रखते। जो अगर मनोहर लाल जी कुछ सुधार करने लगते हैं रजिस्ट्रियों में जी, करप्शन के मामले को बंद करने लगते हैं, तो उसी को घोटाला बताने लगते हैं। अब ऐसे दलों की स्थिति यह है कि उनकी कोई पहल नहीं होती, उनका कोई अध्ययन नहीं होता। ये लगातार सुधार की प्रक्रिया है। आपका टेक्नोलॉजिकल सिस्टम चल रहा है, आपकी फोटो बहुत सुंदर आ रही है, मेरी उतनी सुंदर नहीं आ रही। आगे टेक्नोलॉजी आप ऐसी लाना चाहोगे कि मेरी भी सुंदर आ जाए। ये सुधार है, और इसके कारण से कोई ये कहेंगे कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे थे, ऐसा नहीं है, ये सुधार है। ऐसे ही रजिस्ट्री के सिस्टम में सुधार किया गया है। हमेशा चीजें बेहतरी की तरफ जाती हैं, और कमियां कहीं रहती हैं तो उनको दंडित भी किया जाता है। और इसके लिए मैं बधाई दूंगा मुख्यमंत्री को कि उन्होंने सुधार किया है, वो बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन ऐसे विषयों को पकड़कर अगर जाएंगे तो लोग कहेंगे, भाई आपने कोई पता किया था क्या, कोई पहल की थी क्या, आपने कोई कमी निकाली थी क्या? नहीं, हमने अपनी कमी खोजी, अपना सुधार किया। देखिए, बिना चैलेंज के ना जिंदगी होती है, ना वीडियो गेम भी नहीं होता। अगर वीडियो गेम भी कोई 2 मिनट भी नहीं खेल सकता, उसमें चैलेंज नहीं होता। जब चैलेंज होता है तो ही लोग उसको बच्चे खेलते हैं। तो जिंदगी भी चैलेंज के बिना कभी नहीं हो सकती। चैलेंज आएंगे ही आएंगे, और उन चैलेंजों को ठीक करना ही जीवंतता है। तो इस नाते से इस रास्ते पर आगे बढ़ना ये सतत प्रक्रिया है। संगठन में भी चैलेंज है। हमको हिमाचल जैसा अच्छा संगठन, हमको गुजरात जैसा अच्छा संगठन, मध्य प्रदेश जैसा अच्छा संगठन, अच्छा जन समर्थन, आगे बढ़ के जाना, मैं ये मान रहा हूँ। तो यहाँ भी उस प्रकार से पार्टी में भी काम करना है, और सरकार में भी लगातार बेहतरी के लिए काम करना है। धनखड़ साहब, आप खुद अपने लिए क्या चैलेंज मान रहे हैं? क्योंकि जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें कई तरह की चीजें आएंगी भविष्य में, और जैसे जैसे चुनाव, हालांकि भी बहुत दूर है, लेकिन जैसे जैसे नजदीक आएगा, पार्टी स्तर में भी तमाम परिवर्तन आते हैं, आवाजें उठती हैं। आप खुद अपने लिए क्या चैलेंज मान रहे हैं, और अपना टारगेट आपने क्या सेट किया है? क्योंकि आप ना सिर्फ एक मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी निभा चुके, बल्कि संगठन के कार्यकर्ता से लेकर तमाम पदों पर रहे हैं। पार्टी का जन समर्थन समाज के सभी वर्गों में खड़ा करना, और पार्टी के कैडर को, जिन राज्यों में हमारा बहुत ही मजबूत कैडर है, जैसे मैंने गुजरात का उल्लेख किया, मध्य प्रदेश का उल्लेख किया, पार्टी के कैडर को उस प्रकार से बड़ा कैडर बनाना, और विचारधारा के आधार पर इन्हीं राज्यों जैसा बड़ा जन समर्थन समाज के हर वर्ग में खड़ा करना, इस काम को लेकर, इस मिशन को लेकर मैं चल रहा हूं। इसी पर आगे बढ़ना है। आखिरी सवाल धनखड़ साहब, 75 पार का नारा एक आया था, हालांकि उसमें बड़े बड़े मंत्री हार गए, लेकिन अब आपका नारा आगे क्या होगा, या आपका टारगेट क्या होगा, क्या नया स्वरूप होगा उसमें? मैंने 2 जो है ध्येय वाक्य, मैं उसको नारा नहीं कहूँगा जी, मैंने 2 ध्येय वाक्य कार्यकर्ताओं को कहे हैं। गिव योर बेस्ट, टेक अदर्स बेस्ट। अपना सर्वश्रेष्ठ दो, बाकी सबका सर्वश्रेष्ठ लो। दूसरा कहा है, मोदी है तो मुमकिन है, बीजेपी है तो अवेलेबल है, उपलब्ध है। जी, आप सेवा भाव से राजनीति करो, लोगों के लिए उपलब्ध रहो। मोदी जी ने बड़े बड़ी समस्याएं का समाधान किया, इसलिए लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, राम मंदिर, 370, 3 तलाक। लेकिन आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो तो आपके लिए यह दायित्व है कि आप अवेलेबल रहो। समाज सेवा पहले, राजनीति उसके बाद। इसलिए मैंने पहला ही निवेदन किया कि वृक्षारोपण करो हर कार्यकर्ता, क्योंकि हरियाणा में वन कम है, पेड़ कम है जी। वृक्ष हमारे बाह्य फेफड़े हैं, हमारी इम्यूनिटी के लिए बड़ी भारी जरूरत है, वहाँ से आगे बढ़े हैं। जैसे कोरोना में सेवा की है, ऐसे लगातार सेवा करो। मैंने आह्वान किया है कि हर बड़ा नेता जिसका भी सामर्थ्य है अपने यहाँ सेवा केंद्र खोले, और प्रमुख जो जनप्रतिनिधि हैं वो सहयोग के दफ्तर खोलें जनता को, जिससे सहयोग मिले। तो इसलिए सेवा पहले, उसके साथ राजनीति, और उपलब्ध रहो लोगों के लिए। तो ये 2 मैं कहूँगा कि ध्येय वाक्य, गिव योर बेस्ट, टेक अदर्स बेस्ट। मोदी है तो मुमकिन है, और बीजेपी है तो उपलब्ध है।
बहुत शुक्रिया धनखड़ साहब हमारे साथ वक्त साझा करने के लिए और खुलकर तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए कि पार्टी में जो जिम्मेदारी मिली है वो आप कैसे निभा रहे हैं और उसकी शुरुआत आप कर चुके हैं। उसके साथ साथ जो विपक्षी खेमा है उनके आरोपों की सच्चाई क्या है या फिर उनके सामने खुद इस वक्त बीजेपी कैसे चुनौती बनकर खड़ी, और अगर इसी तरीके की राजनीति चलती रही तो वाकई उनके लिए मुश्किल होगा, बदलाव उनको भी करना होगा, बीजेपी भी बदलाव के लिए आगे तैयार है। तो बड़ी खबर आपके सामने, इंडिया न्यूज हरियाणा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जो कि अभी थोड़ी देर पहले मौजूद थे, उन्होंने अपनी बात रखी और हर वर्ग को साथ लेकर चलना है। उन्होंने 2 ध्येय वाक्य भी बताए और कहा कि हमारा यही मूल मंत्र भी है। किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर उन्होंने हमला भी किया। उनका कहना है कि कुछ इस तरीके से विपक्ष भूमिका बना रहा और इस तरीके का भ्रम फैला रहा जो कि हकीकत से कोसों दूर है। और यहां पर एसवाईएल को लेकर भी उन्होंने पंजाब सरकार से या फिर कहें कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर से अपील की है कि बड़े भाई होने के नाते वो अपना दायित्व निभाएं, हम तो अपनी तैयारी कर रहे हैं। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। देश प्रदेश खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। रागणी गा रहा से, यो नाच नचा रहा से, सीरियल ला रहा से, यो फिल्म दिखा रहा से। उत्तर भारत की खड़ी बोली का इकलौता चैनल एंडी, अपना कल्चर